कि आरएसएस के भागवत ने यह कहा कि भारत में रहने वाले सब भारतीय है, कोई विदेशी नहीं है। ये उनका डीएनए बोलता है। डीएनए बोलता है। जिनके पुरखों ने बहुत सारी किताबें लिखी है कि हम बाहर से आए हुए हैं, विदेश से आए हुए हैं, सारे प्रमाण हैं। उनके पुरखों के विरोध में भागवत को कहना पड़ा नहीं, हम यहीं के हैं। साथियों, सबसे पहले उन सभी मूल निवासी महापुरुषों का अभिवादन करना चाहेंगे कि जिन्होंने हमें आजाद करने के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान की। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब और पूरे देश से आए हुए साथी कार्यकर्ता, 35वें बामसेब के राष्ट्रीय अधिवेशन और 8वें भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की विशेषता और अचीवमेंट अगर बताना चाहूं तो 3 बातें हैं। नंबर 1, 45 विषय इस अधिवेशन में रखे हुए 5 दिन में। अगर 350 लोग बोलने वाले हैं, वक्ता है, और एक वक्ता अगर 10 किताबें पढ़कर उसका सारांश लेकर, निचोड़ लेकर आते हैं, तो 350 इंटू 10 किताबें, 3500 किताबें आप अपनी जिंदगी में पढ़ नहीं पाओगे। इतना नॉलेज आपको यहां मिलता है। नंबर 2, इस 5 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में हर मिनट का 10,000 खर्चा होता है। हर मिनट 10,000 रुपया इस जागृति के कार्यक्रम पर हर मिनट 10,000 रुपया खर्च हो रहा है। दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कि हर मिनट के ऊपर 10,000 रुपया जागृति के लिए लगा है। अगर 50,000 लोग एक दिन लगाते हैं तो 50,000 दिन हो जाते हैं। 5 दिन लगाते हैं तो 2.5 लाख दिन हो जाते हैं। और अगर उसको साल में रूपांतरित करते हो, 650 साल का 650 साल का 5 दिन में 650 साल का जो जानकारी आपको दिया जाता है, मुझे लगता है दुनिया में इससे बड़ा कोई यूनिवर्सिटी हो नहीं सकता। साथियों, विषय पर बात रख रहा हूं कि आरएसएस के भागवत ने यह कहा कि भारत में रहने वाले सब भारतीय है, कोई विदेशी नहीं है। ये उनका डीएनए बोलता है। डीएनए बोलता है। जिनके पुरखों ने बहुत सारी किताबें लिखी है कि हम बाहर से आए हुए हैं, विदेश से आए हुए हैं, सारे प्रमाण हैं। उनके पुरखों के विरोध में भागवत को कहना पड़ा नहीं, हम यहीं के हैं। इसका कारण है, जिन लोगों ने पहले हमको डिवाइड एंड रूल किया, अंग्रेजों का थियरी नहीं था डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज नहीं आए थे तब भी जातिवाद था। जिन लोगों ने डिवाइड एंड रूल किया, आज वो यूनाइट एंड रूल कर रहे, हिंदू के नाम पर सबको इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। यूरेशियन ब्राह्मण हजारों साल के बाद अपनी पहचान नहीं मिटाया। जिस तरह तेल के पानी के बकेट में अगर एक बूंद तेल डालते हो, तेल अपनी पहचान नहीं मिटाता है, उसी तरह ब्राह्मणों ने अपनी पहचान नहीं मिटाया, बरकरार रखा। अगर समानता का भारत में संविधान है तो फिर आज सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहां से हो गए? पहचान नहीं बचा, उन्होंने पहचान नहीं मिटाया। वो अपने विदेशीपन की पहचान बरकरार रखा। और इसका सबूत है, ये यूरेशियन ब्राह्मणों ने
भारत के मूल निवासियों का ब्राह्मणीकरण किया और ब्राह्मणों का भारतीयकरण नहीं हुआ, यह देशद्रोह का सबसे बड़ा सबूत है। मूल निवासियों का ब्राह्मणीकरण किया लेकिन उनका भारतीयकरण आज भी नहीं हुआ है। वो सबसे अपने आप को श्रेष्ठ रखते हैं, संविधान से भी अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, उनका भारतीयकरण आज भी नहीं हुआ। इसलिए उनका आचरण और व्यवहार भारत के संविधान के विरोध में है। मैं आपको कुछ बातें जानकारी के तौर पर बताना चाहता हूं। इस देश में सिखों पर कत्लेआम हुआ, 15 साल 16 साल सिखों का कत्लेआम हुआ। एक भी सिख कभी संविधान को नहीं जलाया। मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, प्रतिदिन हो रहा है मॉब लिंचिंग के नाम पर। एक भी मुस्लिम कभी संविधान को नहीं जलाया। क्रिश्चियनों पर हमला हो रहा है प्रतिदिन, एक भी क्रिश्चियन कभी संविधान को नहीं जलाया। एक भी लिंगायत कभी संविधान को नहीं जलाया। एक भी आदिवासी कभी संविधान को नहीं जलाया। और जो किसानों की आत्महत्या हो रही है, एक भी किसान कभी संविधान नहीं जलाया। संविधान को उन्हें खतरा नहीं है, ना सिखों को, ना मुस्लिमों को, ना क्रिश्चियनों को, ना लिंगायत को। ये ब्राह्मणों को खतरा क्यों है? उनको इसलिए खतरा नहीं है, मुसलमानों को, सिखों को, लिंगायतों को, क्रिश्चियनों को, क्योंकि संविधान उनके धर्मों की स्वतंत्रता का रक्षण करता है। आर्टिकल 25 से 29 तक स्वतंत्र धर्मों की मान्यता दी हुआ है। आप अपने धर्म को मान सकते हो, अपने कल्चर को मान सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो। संविधान उनके समर्थन में है और संविधान ने समानतावादी धर्मों पर पाबंदी लगाई है, इसीलिए वो संविधान के विरोध में है। जिन धर्मों की संविधान संरक्षण करता है, चाहे इस्लाम का हो, चाहे सिखों का हो, चाहे लिंगायत का हो, चाहे क्रिश्चियनों का हो, संविधान आपके धर्मों की रक्षण करता है। क्या उस संविधान को बचाने के लिए उन धर्मों के मानने वाले लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं क्या? जो कहते इस्लाम खतरे में है, अरे संविधान की वजह से खतरे में नहीं है। संविधान खतरे में हो गया तो इस्लाम तो अपने आप खतरे में हो जाएगा। आपको लगता होगा ये हमारी समस्या नहीं है, संविधान खत्म होगा तो आरक्षण समाप्त होगा। अरे हमारा तो आरक्षण समाप्त होगा, आपका दिन धर्म समाप्त हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है। हमारा तो संवैधानिक अधिकार समाप्त हो रहा है, आपका अस्तित्व ही समाप्त हो रहा है। क्या उन धर्मों को मानने वाले लोगों को यह मालूम है? अगर मालूम हो जाए तो सड़कों पर वो भी संविधान को बचाने के लिए आना चाहिए। उन लोगों को भी आना चाहिए, लेकिन एहसास नहीं है। इस बात को हम जानते हैं और इसी बात का फायदा दुश्मन उठा रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए ये जानना जरूरी है। भागवत को ऐसा क्यों बोलना पड़ता है? भागवत को ऐसा क्यों बोलना पड़ता है? इसका कारण है ये लड़ाई 2500 साल के संघर्ष की लड़ाई शुरू है। तथागत गौतम बुद्ध के समय में अल्पजन विरोध बहुजन का संकल्पना आया। अल्पजन और बहुजन के बीच में ब्राह्मण विदेशी छुप गया। सम्राट अशोक के समय में फिर उन घुसपैठियों ने घुसपैठ किया और हवा भरने का काम किया। देवों का प्रिय राजा है, प्रियदर्शी राजा है, और सम्राट अशोक ने उनको बाहर निकाला। और बामसेब ने जैसे कहा कि हम 85% लोग हैं इस देश के, तुम 15% हो, तो उन्होंने काउंटर किया, हम 85% हिंदू समाज, 15% मुसलमान विदेशी। आपकी 85-15 को काउंटर किया। और जैसे ही बामसेब ने बहुजन समाज बनाने की संकल्पना रखी तो उन्होंने सर्वजन की संकल्पना सामने लाई। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और इसीलिए
बामसेब ने उसका आगे की रणनीति बनाई और आगे की रणनीति के तौर पर हमने मूल निवासी संकल्पना को मान्यता दिया। अब मूल निवासी शब्द का विरोध करेगा तो समाज में चर्चा बन जाएगा, कौन मूल निवासी कौन विदेशी, फायदा हो जाएगा हमारा। और अगर वो विरोध नहीं करते हमारा काम चालू है। 2500 साल के इतिहास के चक्रव्यूह में, 2500 साल के इतिहास में पहली बार ब्राह्मण हमारे चक्रव्यूह में फंस गया है, बाहर निकल नहीं सकता। अभी पहली बार चक्रव्यूह में फंस गया है और बाहर नहीं निकल सकता। अभी भागो तो कम से कम अपने पुरखों का तो लिहाज करना चाहिए। अरे आपके पुरखों ने गुरु गोलवलकर ने नेशन नाम की किताब लिखा, दत्तोपंत ठेंगड़ी ने लिखा, और उसमें क्लियर उनका इंटरव्यू है। और पूछा गया, पत्रकार ने पूछा गुरु गोलवलकर से कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया, आर्य समाज को मान्यता दी और हिंदू शब्द का विरोध किया कि मुगलों की दी हुई गाली है। आज आप आर्य समाज की संकल्पना को मान्यता नहीं देते हो और हिंदू संकल्पना को मान्यता देते हो, तो दयानंद सरस्वती सही था या आप सही है? तो उन्होंने क्या क्या मालूम है, उस समय वो सही था, आज हम सही है। बोला आज आप आर्य समाज की आर्य संकल्पना क्यों नहीं कहते हो? बोला अगर आज हम आर्य संकल्पना को मान्यता देंगे हमारा वर्चस्व नहीं अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आज हिंदू तो प्रासंगिक शब्द है, ऐसा नेशन किताब में गुरु गोलवलकर ने लिखा हुआ है। दाव पेच के तहत उन्होंने इसको स्वीकार किया हुआ है। और अगर उस समय हिंदू शब्द का विरोध कर रहे थे, आज स्वीकार कर रहे हैं मेजोरिटी में तब्दील होने के लिए। अल्पसंख्यक ब्राह्मण हिंदुत्व के नाम पर मेजोरिटी में तब्दील होने का कार्यक्रम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं है। बामसेब के लोगों को बहुत बार पूछते हैं लोग। एक आईएएस अधिकारी ने सवाल पूछा कलेक्टेड जैसे आदमी ने, ओबीसी के आदमी ने, कि आप लोग जब देखो तब ब्राह्मण का विरोध करते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो मैंने कहा ब्राह्मणों का विरोध करना हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो बोला कैसे? मैंने कहा बताता हूं। संविधान ने शेड्यूल कास्ट शब्द को मान्यता दिया है। शेड्यूल कास्ट शब्द संवैधानिक है? बोला हां। संविधान ने शेड्यूल ट्राइब शब्द को मान्यता दिया है, संवैधानिक है? बोला हां। संविधान ने ओबीसी शब्द को मान्यता दिया है? बोला हां। संविधान ने अल्पसंख्यक को माइनॉरिटी कमीशन बनाया तो उसको भी मान्यता दिया है? बोला हां। संविधान ने महिला आयोग बनाया तो महिला को मान्यता दिया है? बोला हां। ये सारे सब संवैधानिक है। क्या संविधान ने ब्राह्मण को ब्राह्मण के तौर पर मान्यता दिया है क्या? अगर संविधान ब्राह्मण को तौर पर ब्राह्मण की मान्यता करता तो संविधान भी उच्च नीच को मानता, ऐसा हो जाता है। एक ब्राह्मण है, एक शूद्र है, एक शेड्यूल कास्ट है। इसलिए क्या किया बाबा साहब अम्बेडकर ने? जनरल में डाल दिया। अब जनरल बोले तो समझ में आता है ना, रेल की बोगी में देखा नहीं, जनरल बोले एट द ऑल, कोई भी हो सकता है। जनरल बोगी देखा ना। संविधान ने ब्राह्मण शब्द को संवैधानिक तौर पर मान्यता नहीं दिया है, इसलिए ब्राह्मण शब्द संवैधानिक नहीं है। जो संवैधानिक नहीं है वो संवैधानिक होता है, जो असंवैधानिक होता है वो जायज नहीं होता, जो जायज नहीं होता है वो नाजायज होता है। और हर नाजायज चीज का विरोध करना सभ्य लोगों का काम है। जो ब्राह्मणों का विरोध नहीं करेगा असभ्य है। नाजायज चीजों का विरोध करना सभ्यता का काम है। इसलिए हम लोग सभ्यता का काम कर रहे हैं। अब आप बताइए हम कहां गलत है? तो उन्होंने माथा पकड़ लिया कि आप इंटरप्रिट कैसे करते हो, यही सुनकर परेशान हूं।
तो मैंने कहा पूरा देश परेशान है और सबसे ज्यादा आरएसएस के लोग परेशान है। साथियों, ज्यादा समय नहीं लेना है ताकि ज्यादा समय हो गया है। इस देश में 7 साल दुश्मनों को और हमारे बीच में है। 1925 में आरएसएस को 100 साल हो रहा है, वो अपनी शताब्दी वर्ष मनाने वाले हैं संविधान के विरोध में, और 1925 में समृद्धि को भी 100 साल हो रहा है। 7 साल का आर पार का हमारा 7 साल का टारगेट है। 25 में उनको भी शताब्दी वर्ष है, 25 में हमारा भी शताब्दी वर्ष है। मनुस्मृति को 25 में जलाया गया था। 2025 में पूरी तैयारी हम लोग इस संदर्भ में कर रहे हैं। इसलिए जिन धर्मों का, जिन वर्गों का संविधान ने संरक्षण किया, संविधान को बचाने के लिए मैदान में उतरो। संविधान को बचाने के लिए आप सड़कों पर उतरो। जन आंदोलन का स्वरूप पकड़ लेगा जल्दी ही। सारे लोग पीड़ित है, लेकिन इकट्ठा नहीं आ रहे। इकट्ठा लाने का काम करना चाहिए। मूल निवासी संकल्पना से ही भागवत को नहीं, सारे ब्राह्मणों को डर लगता है। आखिरी बात कहकर बात समाप्त कर देता हूं। एक आदमी को मिर्गी हुआ, सारी भीड़ जमा हो गई, पानी छिड़क रहे थे, जूता सुंघा रहे थे, वो होश में ही नहीं आ रहा था। तो बामसेव का एक कार्यकर्ता वहां से निकला, तो बोला क्या है? तो बोला मिर्गी का दौरा पड़ा है, होश नहीं आ रहा है। बोला कौन है? बोला ब्राह्मण है। बोला अभी 1 मिनट में आ जाएगा। तो बोला कैसे? बगल में जाकर कान में कहा जय मूलवासी। तो वो तुरंत उठ गया। कौन था? कौन था? कौन था? मुझे विदेशी कौन बोला? केवल कान में कहते ही जय मूलवासी उड़ गया। कौन था? मुझे विदेशी कौन बोला? मैं ये नहीं कहना चाहता वो आदमी कौन था। जो चिल्ला रहे हैं कि कोई विदेशी नहीं है। हमारी वैचारिक और विचारधारा की लड़ाई हम लोग जीत चुके हैं। विचारों को काउंटर कर नहीं सकते भारत में कोई भी संगठन के लोग। बामसेव के कार्यकर्ता के विचारों को काउंटर कर नहीं सकते। केवल अभी हम लोगों को सड़कों की लड़ाई जितना बाकी है, और भारत में जितने भी लोग हैं 6,743 जाति के साथ साथ 6,80,000 गांव में जो लोग संगठन बनाए हुए हैं, बड़े संगठन, मध्यम संगठन, छोटे संगठन, अगर एक गांव से एक संगठन हम लोग साथ में लेते हैं तो बहुजन क्रांति मोर्चा 3 साल में ही 5 लाख संगठनों को साथ में लेगा, और करोड़ों लोग इस देश में आजाद होने का जो सपना देखा है, वो सपना हमारे जीते जी पूरा होने वाला है। हम जो लड़ाई लड़े हैं आने वाली पीढ़ियों की, जनरेशन की, ये इलेक्शन की नहीं, ये जनरेशन की लड़ाई है। और ये लड़ाई करोड़ों पीढ़ियों को आजाद करके हम जाएंगे। ये सपना जल्दी पूरा होने वाला है। 6 लाख गांव तक मूल निवासी संकल्पना फैला दो, जल्दी कामयाब हो जाओगे। इसी बात के साथ आखिरी बात कहकर समाप्त करता हूं, ताकि बीएमपी के संदर्भ में भी बात करना जरूरी है। आखिरी बात करके समाप्त करता हूं। इस देश में ब्राह्मणवाद और मनुवाद से जो लोग पीड़ित थे, उस समय लोग छुटकारा पाना चाहते थे, तो भारत में मुगल आ गए, तो लोगों ने मुगलों को साथ सहयोग किया। फिर मुगलों से पीड़ित हो गए लोग, छुटकारा पाना चाहते थे, तो अंग्रेज आ गए, लोग अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए, अंग्रेज शासक बन गया। फिर अंग्रेजों के विरोध में कांग्रेस ने संघर्ष किया, कांग्रेस देश की शासक बन गई। कांग्रेस के विरोध में अलग अलग राज्यों में आंदोलन चले। माननीय लालू प्रसाद यादव जी चलाया तो वहां कामयाब हुए, माननीय कांशीराम साहब चलाया तो उत्तर प्रदेश में कामयाब हुए, करुणानिधि जी ने चलाया तो वहां कामयाब हुए, बीजेपी ने कांग्रेस के विरोध में आंदोलन चलाया तो वो शासक बन गई, संघर्ष किया तो शासक बन गए। अब इतिहास गवाह है
क्या हम दोनों के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं तो कल के शासक हम कैसे नहीं है, कल के शासक हम कैसे नहीं बन सकते। 24 सितंबर 1944 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मद्रास में, जाओ अपनी घर की दीवारों पर लिख दो कि आने वाले कल की शासक करती जमात हो, तो कल के हम लोग शासक करती जमात है। संघर्ष का इतिहास बताया 2500 साल का, जिन्होंने संघर्ष किया उन्होंने राज किया इस देश पर, और आने वाला कल हमारा है। केवल हम लोगों को जी जान से संघर्ष करने की जरूरत है, बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ने की जरूरत है। आप लोग यहां से जाकर अपने गांव में, अपने तहसीलों में, अपने ब्लॉकों में, अपनी न्याय पंचायत तक टारगेट बनाकर इस काम को करोगे। इस आशा और विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुना है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। जय मुनवास।